बेटा, इन खोखले रिश्तों के बिना भी मैं अपना गुजारा कर लूंगी। अपने घर के कमरे में बीमार पड़ी गायत्री जी शून्य में निहार रही थी। कहने को उनकी बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, पर जब मन ही बीमार हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। अम्मा जी, लीजिए खिचड़ी खाकर दवाई ले लीजिए। तभी उनके घर काम करने वाली रूपा ने आवाज़ दी। ना रे, भूख नहीं मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे अम्मा, खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी? और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? रूपा प्यार से बोली। क्या करना है रे ठीक भी होकर? वैसे भी तन का रोग दवाई से ठीक हो सकता है, पर मन का क्या? वह बीमार हो तो कोई इंसान कैसे ठीक रह सकता है? गायत्री जी बोली। अम्मा, एक बात कहे, आपको छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर खुद को रोक भी नहीं पा रहे कहने से। रूपा बोली। तेरी किसी बात का कभी बुरा माना है क्या मैंने? तू तो मेरे बेटे बहू से बढ़कर है। बोल, क्या कहना है? गायत्री जी बोली। अम्मा, तुम्हें भैया जी और भाभी ने इन कोठरी में पटक दिया है और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिन यहाँ झांकते नहीं, अपने बच्चों को दादी के पास नहीं आने देते। ना आपका पूरे घर में घूमना उन्हें पसंद है, फिर भी आप उनके फिक्र में मारी जाती है। ऐसा क्यों? गायत्री जी की मुंह लगी रूपा ने आखिर मन की बात बोल ही दी। तुझे पता है, जब तेरे साहब जी यानी तेरे भैया जी के पापा इस दुनिया से गए थे, तब तेरे भैया जी 10 बरस के थे। तब मैं कम पढ़ी लिखी औरत, जिसने कभी अकेले बाहर कदम तक नहीं रखा था, उस पर क्या बीती थी। वह तो शुक्र है कि अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर यह घर उन्होंने अपने जीवन काल में बनवा लिया था, वरना तो कहाँ जाती मैं। तब मुझे अपने बच्चे और खुद का भविष्य अंधकार में लग रहा था। मायके में माँ बाप नहीं थे, ससुराल वालों ने भी मुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, तो बेटे के बाद मुझे क्या सहारा देते। इतना बोल गायत्री जी हांफने लगी। लो अम्मा, पानी पियो और चुप हो जाओ। पहले ही तबीयत खराब है और करनी है क्या? रूपा उन्हें पानी पिलाती हुई बोली। ना रे, आज मन की बात बोल लेने दे। मैंने तब खुद को मजबूत बनाया और आंगनवाड़ी में खाना बनाने की नौकरी पकड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी मैं। इतना बड़ा घर था तो इसको किराए पर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और मेरे विपुल को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब घर से बाहर निकली तब पता लगा एक जवान विधवा का घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं होता। खैर, किसी तरह बच्चे को पाल रही थी, हाथों को कसा भी करती, जिससे उसकी सब ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ उसके भविष्य के लिए भी जोड़ सकूं। फिर वह बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए बेंगलुरु चला गया। मुझे उस वक्त कितनी खुशी मिली थी कि अब कुछ सालों में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। उसकी शादी तक का ख्वाब देखने लगी थी मैं। गायत्री जी इतना बोल अपने आंसू पोंछने लगी। हाँ, इसके बाद तो मुझे पता है। भैया जब पढ़कर नौकरी करने लगे तब उन्होंने साफ बोल दिया वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और आपने भी बेटे की पसंद को अपना लिया। रूपा बोली। हाँ री, क्यों ना अपनाती, आखिर कलेजे का टुकड़ा है वह मेरे। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली। पर क्या उनकी पसंद ने आपको अपनाया? यह कैसे रिश्ते हैं अम्मा जी, जहाँ बेटा माँ का त्याग भूल जाए, बहू सास को फालतू सामान समझे और एक मजबूर माँ कोठरी में अपनी मौत की दुआ मांगे। सास भी तो माँ ही होती है। मैंने तो अपनी माँ से हमेशा यही सुना और अपनी सास को माँ का दर्जा भी दिया। आज भी मेरे घर में सबसे ज़्यादा महत्व मेरी सास को दिया जाता है, ना कि पुराने सामान जैसे अलग थलग डाल दिया जाता है। यह सब रूपा हल्के गुस्से में बोली। अपनी औलाद है वह, उससे क्या सिकवा करूं?
वैसे भी शिकवा करने का फ़ायदा भी क्या, जब वह खुद मुझे पुराना सामान समझने लगा है। गायत्री जी फिर एक बार आंखों के आंसू पोंछती हुई बोली, अम्मा जी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब रिश्ते खोखले हो जाते हैं और तब उनसे शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनकी औकात बताई जाती है और अपनी कीमत बताई जाती है, रूपा ने कहा। तभी बाहर से गायत्री जी की बहू कोमल की आवाज़ आई तो रूपा चली गई। रूपा के जाने के बाद गायत्री जी सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 60 साल थी, पर अपनों की बेरुखी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था उन्हें। अपने अकेलेपन से जूझ रही थी वह। कहने को बेटा, बहू, 2 पोते थे, पर उनके पास आ बैठने की फुर्सत किसी को नहीं थी। इस बीमारी में भी एक रूपा ही थी जो उनकी सेवा कर रही थी। बेटे ने इंजीनियर बनते ही उनकी आंगनवाड़ी की नौकरी भी छुड़वा दी थी, वरना वही मन लगा रहता। तब उन्होंने भी खुशी खुशी छोड़ दी थी नौकरी कि अब बेटा बहू के बच्चों को खिलाऊंगी। पर बहू कोमल को उनका घर में घूमना पसंद नहीं था, तो वह एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। अपने अतीत और वर्तमान की सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अरे तू मालकिन है इस घर की, इसका पत्ता भी तेरी रजामंदी के बिना नहीं हिल सकता। नींद में उन्हें पति दिनेश जी की आवाज़ सुनाई दी, जो वह अक्सर गायत्री जी से कहते थे, देखिए, इस घर में सब मेरी मर्जी के बिना हो रहा है, मैं तो इनके लिए कोई महत्व नहीं रखती अब। गायत्री जी बुदबुदाई। गायत्री, रूपा कहती है, जब कोई तुम्हारा महत्व ना समझे तो उसे बताया जाता है, खुद ही अपने मन को कुंठित नहीं किया जाता। दिनेश जी बोले, पर अपने बच्चों को कैसे कोई महत्व समझाए, उन्हें तो खुद पता होना चाहिए ना। गायत्री जी बेबसी से बोली, जब रिश्तों में खोखलापन आ जाता है तब औलाद माँ बाप की कीमत नहीं समझती। ऐसे में माँ बाप का फर्ज है अपने भटके बच्चों को सही राह पर लाए, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। पर यह बताना जरूरी है कि हम बूढ़े हैं पर लाचार नहीं, दिनेश जी बोले। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज़ हुई और गायत्री जी की नींद खुल गई। उन्होंने आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा, पर वह जिसे ढूंढ रही थी वह तो वहाँ थे ही नहीं। गायत्री जी में एक बदलाव आया। अब वक्त पर खाना दवा सब लेने लगी और कुछ दिन में ही ठीक हो गई। हालांकि शरीर में कमजोरी थी, पर इतना नहीं कि चल फिर ना सके। माँ, अब बाहर क्यों आई हैं? कुछ चाहिए था तो रूपा से बोल देती। कोमल ने देख लिया तो गुस्सा हो जाएगी। गायत्री जी अपने कमरे से उठकर बैठक में आकर बैठी थी। उनके बेटे विपुल ने कहा, गुस्सा हो जाएगी? क्यों गुस्सा हो जाएगी वह, और किस हक से होगी? मेरा घर है यह, मैं चाहे जहाँ जाऊँ। वह कौन होती है मुझे मना करने वाली? गायत्री जी सहने की जगह लापरवाही से बोली और टीवी चला लिया। यह टीवी किसने चलाया इस समय? तभी कोमल अपने कमरे से ही बोली, मैंने चलाया है, इस घर की मालकिन ने। तुम्हें कोई ऐतराज है? गायत्री जी जोर से बोली। उनकी आवाज़ सुन कोमल गुस्से से बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ी देर में मेरी कुछ खास दोस्त आने वाली है, आप अपने कमरे में जाइए। कोमल बोली, नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, तुम अपने दोस्तों को अपने कमरे में बैठा लेना। गायत्री जी बिना बहू की तरफ देखे हुए बोली और कोमल और विपुल दोनों हैरान थे। डरी सहमी सी रहने वाली माँ आज इतने आत्मविश्वास से बात कर रही है। तुम कुछ नहीं बोलोगे अपनी माँ को?
कोमल पति की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, आप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं आपने, कोमल की दोस्त आने वाली है। विपुल पत्नी के आगे बेबस हो माँ से बोला, देख बेटा, तू भले बीवी का गुलाम है, पर यह मत भूल, यह घर मेरे नाम है और मैंने आज ही वकील को बुलाया है। गायत्री जी टीवी बंद कर बेटे के पास आकर बोली, वकील को? पर क्यों? कोमल और विपुल दोनों चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करने के लिए। गायत्री जी वापस सोफे पर बैठी हुई बोली, वसीयत? पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते सब पर मेरा ही तो अधिकार है। विपुल एकदम से बोला, बेटा, अधिकार याद आ रहा है, पर कर्तव्य उसका क्या? गायत्री जी बोली, हाँ, तो हम कर्तव्य भी तो निभा रहे हैं ना। इस बार कोमल बोली, सास को एक कोठरी में पटक देना, वह भी घर की नौकरानी के भरोसे। उसकी बीमारी में भी उसके कमरे में झांककर ना देखना कि वह जिंदा है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वह कोई छुआछूत की बीमारी है। अगर यही फर्ज निभाना है तो यह तो अकेले रहते हुए भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है घर को किराए पर देने का। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ। मैं कमरा अपने लिए रखकर घर का बाकी हिस्सा किराए पर दे रही हूँ, जिससे मेरे खर्च निकल सके और तुम्हें तुम्हारे फर्ज से मुक्ति मिल सके। गायत्री जी के इतना बोलते ही विपुल और कोमल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दोनों तेजी से माँ के पास आकर बैठ गए। उस माँ के पास जिससे बात किए उन्हें जाने कितने दिन हो गए थे। माँ, यह क्या कह रही हो आप? उस कोठरी में हम कैसे रह सकते हैं? आपको तो पता है, आपका बेटा इंजीनियर है, उससे मिलने वाले आते रहते हैं। आपकी बहू की सहेलियां आती हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आप भी तो यह सोचिए। और आपके पोतों की पढ़ाई लिखाई है। विपुल माँ के कंधे पर हाथ रख बोला, वाह बेटा, जब मैं वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी तुझे। अब खुद को रहना पड़ेगा तो हालत खराब हो रही तुम दोनों की। और कौन से पोते जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? मैंने निश्चय कर लिया है, बस यह घर किराए पर देने का और मेरे बाद इस घर को अनाथ आश्रम को दान करने का, जिसकी देखभाल रूपा करेगी। गायत्री जी ने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो। सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे और इस घर की मालकिन और अपनी माँ का ही अपमान कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। कोमल हाथ जोड़ते हुए बोली, सच्चे रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। आज जब घर हाथ से जाता दिख रहा तो उन्हें उस माँ के हाथ जोड़ने से भी गुरेज नहीं, जिससे उन्हें बात करना तक गवारा नहीं था। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो सिर्फ कहने को, वरना तुमने बच्चे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं माना, तो उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हारे वाले कमरे, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी। बाकी बचे वह 2 कमरे तुम लोगों के हैं, और हाँ, वह मेरी कोठरी भी ले लेना। ऊपर की दोनों मंजिल मैं किराए पर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अपने रहने का किराया तुम भी मुझे समय पर दोगे। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी उपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूँगी। चलो अब ऊपर से अपना सामान हटा लो, गायत्री जी ने कहा। पर माँ, केवल 2 कमरे, कोमल बोली। हाँ तो, एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बच्चों का। फिर यह बैठक भी तो है। अगर मंजूर नहीं तो तुम किराए का घर देख सकती हो। गायत्री जी सख्ती से बोली। हालांकि
वह मन ही मन तड़प रही थी अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करके, पर अब अपना मान दिखाने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को सही करा लेंगे। विपुल एकदम से बोला। अगले 3 दिनों में गायत्री जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी, साथ ही अपनी वसीयत भी बना दी, जिसमें घर का 80% हिस्सा उन्होंने अपने दोनों पोतों को दिया, बाकी 20% रूपा को, क्योंकि इतने साल निस्वार्थ सेवा तो उसी ने की। उनके बेटा बहू अभी स्वार्थवश उनकी सेवा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने वसीयत की भनक अभी अपने बेटा बहू को नहीं लगने दी थी। जब बच्चे अपने माता पिता का ध्यान ना रखें तो माता पिता का फर्ज है ऐसे खोखले रिश्तों को उनकी औकात याद दिला दे और उन्हें अपना महत्व बताए कि भले हम बूढ़े हो गए हैं पर लाचार नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।